हे गाइस, मैं हूं गौरव और हमने कई बार पहले इस चैनल में डिस्कस किया है कि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को इक्वली इफेक्ट करती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मून और सन की ग्रेविटी समुद्र में टाइड्स लाती है तो यही टाइड्स हमें तालाबों में क्यों नहीं देखने मिलते? तो ये वीडियो में आज हम यही जानेंगे। बट इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो ऐसे ही साइंस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही कोई भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पता चल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने आज तक जो भी सीखा है कि टाइड्स कैसे क्रिएट होते हैं वो शायद गलत है। बहुत से आर्टिकल्स और वीडियोस हैं जो टाइड्स के पीछे सही रीजन नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही कॉमन एक्सप्लेनेशन है लोगों का कि टाइड्स कैसे क्रिएट होते हैं। बेसिकली ये डायग्राम यूज किया जाता है जहां आप पिक्चर कर सकते हो अर्थ को सेंटर में रोटेट करते हुए। अब इस डायग्राम में मून की ग्रेविटी अर्थ के पॉइंट ए में ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अर्थ का सेंटर जो पॉइंट बी है, और पॉइंट सी में कम रहेगी एज कंपेयर टू पॉइंट बी। तो ये डिफरेंस इन ग्रेविटी का नेट रिजल्ट कुछ इस तरह होगा कि वो ओशियंस को स्ट्रेच कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इससे आप देख सकते हो दो बल्जेस यानी समुद्र के उठे हुए हिस्से क्रिएट हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अब ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है और नेचुरल है, बट ये रियल रीजन नहीं हो सकता है टाइड्स क्रिएट होने का, और ये अब हम जानेंगे कैसे। बट यहां तक फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल सही है। ग्रेविटी का डिफरेंस जरूर होगा तीनों पॉइंट्स के बीच, और इस वजह से इस मॉडल में वो ओशंस को बल्ज करेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और अगर पृथ्वी उन दो बल्जेस के नीचे से पास होगी बिना समुद्र और पृथ्वी के चट्टानों के बीच फ्रिक्शन से, तो हमें एज यूजुअल एक दिन में दो हाई टाइड्स भी मिलेंगे जैसे हम उन दो बल्जेस को पास करेंगे, और दो लो टाइड्स भी मिलेंगे जैसे हम उन बल्जेस से एक 90 डिग्री के एंगल में होंगे। तो ये मॉडल भी परफेक्टली एक्सप्लेन करता है सब कुछ, बट सिर्फ रीजन गलत है। वो बल्जेस किस तरह क्रिएट हो रहे हैं वो रीजन रॉन्ग है। वो बल्जेस किसी तरह स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं मून की ग्रेविटी की वजह से। मून की ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो ओशंस को लिफ्ट करके खींच सके अपनी तरफ। कुछ और चीज हो रही है यहाँ। तो इमेजिन करते हैं कि अर्थ पूरा पानी से भरा एक प्लैनेट है और उसके ये तरफ मून है। अब सोचिए अगर अर्थ की खुद की ग्रेविटी नहीं होती तो पानी स्लोली मून की तरफ बढ़ने लगता, और पहले की तरह पॉइंट ए पे मून की ग्रेविटी का पुल ज्यादा होता पॉइंट बी से, और पॉइंट बी पे पॉइंट सी से। अब पॉइंट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ए और सी दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, जो पॉइंट ए और सी को पुश कर रहा है। इसे कहते हैं टाइडल फोर्स। बट ऐसी कोई फोर्स रियलिटी में है ही नहीं, वो बस दोनों पॉइंट्स के बीच ग्रेविटी के डिफरेंस से क्रिएट हो रही है। और जो वाटर सरफेस का मून के तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उसे कहते हैं टाइडल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ग्रेविटी हर चीज में एक तरह अपना प्रभाव डालती है, तो ये टाइडल एक्सेलरेशन से हर कोई चीज इक्वली इफेक्ट होनी चाहिए, राइट? चाहे वो पानी हो या पत्थर। और क्यों सिर्फ समुद्र का ही पानी, तालाबों में भी पानी का सरफेस लिफ्ट होना चाहिए और वहां भी हाई टाइड्स आने चाहिए, राइट? यहाँ तक कि हमें भी हाई टाइड्स में जमीन से ऊपर लेविटेट होना चाहिए, राइट? बट ऐसा होता नहीं है, और रीजन है क्योंकि टाइड्स में समुद्र को चांद की ग्रेविटी लिफ्ट नहीं कर रही है बल्कि उसे स्क्वीज कर रही है। अब ये जानने के लिए हमें अर्थ के उस पार्ट को नहीं देखना है जो चांद की ग्रेविटी से डायरेक्ट लाइन में है, बट हमें देखना है अर्थ के उस पार्ट को जो लाइन में नहीं है। तो हम देख सकते हैं जैसे पॉइंट ए मून के ग्रेविटी के डायरेक्ट लाइन में नहीं है बट पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए को ग्रेविटी इस डायरेक्शन में पुल करेगी बट पूरा अर्थ इस डायरेक्शन में पुल हो रहा है। तो पॉइंट बी के कंपैरिजन में पॉइंट ए का टाइडल एक्सेलरेशन अर्थ में ही अंदर की तरफ होगा, इन अदर वर्ड्स नीचे होगा। और अगर हम टाइडल एक्सेलरेशन पॉइंट्स देख सके तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। सारा पानी ओशंस का बेसिकली स्क्वीज हो रहा है पॉइंट से जो मून के ग्रेविटी से स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब पानी का साइडवेज का एक्सेलरेशन माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत कम होता है, बट क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि ये छोटा सा भी साइडवेज पुश पूरे समुद्र के पानी में एक डिसेंट प्रेशर क्रिएट कर सकता है, और हम इसे कहते हैं टाइड्स। तो आप अभी जान गए होंगे कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चांद की ग्रेविटी समुद्र में पानी को लिफ्ट यानी कि उठा नहीं रही बल्कि पुश कर रही है साइडवेज, जिसके प्रेशर से समुद्र की सतह ऊपर आ जा रही है, और इन्हें हम कहते हैं हाई टाइड्स। इसके ऑपोजिट जो एरिया में समुद्र की सतह नॉर्मल या नॉर्मल से कम है तो उसे कहते हैं लो टाइड्स। अब सवाल यह है कि तालाबों में टाइड्स क्यों नहीं आते?
तो इसका रीजन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि तालाब बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ओशंस। इन तालाबों में वो छोटे माइक्रोस्कोपिक पुशेस उतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाते कि हम उन्हें टाइड्स के रूप में देख सके, बट टेक्निकली उनके भी पानी का लेवल बढ़ता है, सिर्फ वो इतना कम बढ़ता है कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। जो बहुत बड़े लेक्स है उनमें हाई टाइड्स में पानी का लेवल लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ सकता है, बट ऑफ कोर्स वो इतना छोटा सा डिफरेंस होगा कि उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलेगा। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी हम पे पड़ता है, बट उसका पुल ऑलमोस्ट आधा है मून की ग्रेविटी से। सन बहुत विशाल जरूर है, लेकिन वो उतना दूर भी है हमसे। तो अगर सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ गए तो सन और मून दोनों की ग्रेविटी इफेक्ट करेगी अर्थ को और हमें एक्स्ट्रा लार्ज टाइड्स मिलेंगे। इन्हें कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, क्योंकि सन की ग्रेविटी एक तरह से एक स्प्रिंग का इफेक्ट लाती है। और इसके ऑपोजिट, अगर सन, मून और अर्थ एक 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो सन की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी को कैंसिल करने लगेगी और हमें काफी छोटे टाइड्स मिलेंगे जिन्हें कहते हैं नीप टाइड्स। तो इस तरह बेसिकली टाइड्स क्रिएट होते हैं और सन और मून की ग्रेविटी इन्हें क्रिएट करने में इस तरह रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।